दोस्तों, आज घटना चक्र आय दृष्टि के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और उसमें भी सेक्शन ए के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पहले तैयार करेंगे। सबसे पहले भारत और सिंगापुर को देख लेते हैं। क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि सितंबर 2024 में महीना भी याद रखना है। कभी कभी क्रम दे दिया जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको महीना भी याद रखना है। तो मोदी जी ने सिंगापुर की यात्रा की कब? सितंबर 2024 में। और मोदी जी के समकक्ष वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? लॉरेंस वोंग। मोदी जी की किस क्रम की यात्रा थी? तो 5वें क्रम की सिंगापुर यात्रा थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है तुमको, 2025 में दोनों के संबंधों की चौथी वर्षगांठ है, तो 60वीं वर्षगांठ है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और जो FDI है उसका भी महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सिंगापुर है। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उसमें से एक है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर, दूसरा है एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है, और तीसरा है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो चौथा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से याद रखना। तो ये क्या है? दोनों मिलके सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करेंगे। इसके साथ ही मोदी जी ने वहाँ पर एक कंपनी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है, उसका नाम है AEM, उसका भी दौरा किया। सितंबर 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया जो कि आयोजित हो चुका है, उसमें भाग लेने के लिए मोदी जी ने जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको आमंत्रित किया, लॉरेंस वोंग। इसके साथ ही मोदी जी ने क्या किया? भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है, याद रखना। और मैं तुमको संक्षिप्तकी में बताया हूँ कि फ्रांस में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। तो ये तिरुवल्लुवर इस बार काफ़ी चर्चा में है, इनको विशेष रूप से याद रखना। और ये तमिल दार्शनिक और कवि थे, इन्होंने तिरुक्कुलर नामक काव्य की रचना की। इतिहास में यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये सिंगापुर हो गया। अब भारत ब्रुनेई की बात करते हैं। सितंबर 2024 में, मतलब पहले ब्रुनेई की यात्रा करी 3 से 4, फिर उसके बाद 4 से 5 सिंगापुर की। तो मोदी जी ने यात्रा यहाँ की भी की, ब्रुनेई की, और ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है किसी भी प्रधानमंत्री की, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगान, यहाँ पर लिखा बांदर सेरी बेगावन, जैसे भी तुमको सुलभ लगे वैसे याद कर लेना। यहाँ पर एक सैफुद्दीन मस्जिद है, उसका दौरा किया मोदी जी ने, याद रखना। तो यदि पूछ लिया जाए कि सैफुद्दीन मस्जिद कहाँ है, तो बंदर सेरी बेगान में। इसके साथ ही उपग्रह और प्रक्षेपण यानों की ट्रैकिंग और उपग्रहों की ट्रैकिंग के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ। और जो ISTRAC है, जो कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये इसरो का एक नेटवर्क है दोस्तों, जिसके तहत इसरो क्या करता है? उपग्रह हो गए और जो रॉकेट यान हो गए उनकी ट्रैकिंग करता है, उनको कमांड देता है। तो ये काम यही करता है क्या? ISTRAC, ये बेंगलुरु में स्थापित है। तो इसने विभिन्न देशों में भी अपने ग्राउंड स्टेशंस खोले हैं, तो ब्रुनेई में भी अपना एक स्टेशन खोला है, याद रखना। अच्छा, ये ट्रैकिंग और उनकी स्थिति का पता करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? तो डॉपलर इफेक्ट, ये विशेष रूप से याद रखना। डॉपलर इफेक्ट है कहाँ? ISTRAC, IS ट्रैक, तो बेंगलुरु में। इसके साथ ही डायरेक्ट फ्लाइट दोनों के बीच शुरू हुई है, बंदर सेरी बेगान और चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। अब भारत यूक्रेन को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त 2024 को, डेट भी याद रखनी है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, उसमें मुर्मू ने शिरकत की थी। मोदी जी भारत में नहीं थे, वो कहाँ थे उस समय? यूक्रेन में। इसलिए तुमको डेट भी अच्छे से याद रखनी है। और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है, जो संबंध स्थापित हुए हैं तब से पहली यात्रा है, याद रखना। इसके पूर्व अपुलिया जो कि इटली में है, वहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, चौथे क्रम का हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 50वें क्रम का हुआ था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50वां क्रम हुआ या 75वां क्रम हुआ, इनको विशेष रूप से याद रखा करिए। 100वां क्रम भी। तो अपुलिया में एक बैठक आयोजित हुई थी, वहाँ पर भी मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। इसके साथ ही ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जब आक्रमण रूस ने यूक्रेन पर किया था, तो भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत की ओर से। जून 2024 में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहाँ पर भारत ने भाग लिया था। ये भी विशेष रूप से याद रखना, जून 2024, कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और
पोलैंड से रेलवे फोर्स वन नामक ट्रेन के द्वारा ये कहाँ पहुँचे? यूक्रेन में। तब जाके इन्होंने वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट की। सीधे हवाई जहाज़ से नहीं पहुँचे, क्योंकि जब से युद्ध हो रहा है दोनों के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच, तब से यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है। इसलिए मोदी जी ने एक ट्रेन का सहारा लिया है। उस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स वन। मोदी जी ने ओसिस ऑफ पीस पीक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये भी कहाँ है? यूक्रेन में। ये भी याद रखना। तो पूछ लिया जाए ओसिस ऑफ पीस पार्क कहाँ है? तो यूक्रेन में है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री को लेकर समझौता हुआ, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन को लेकर समझौता हुआ, और 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो 2024-28 विशेष रूप से याद रखना, लगभग जितने भी देशों के साथ समझौते हुए हैं उनमें यही अवधि रखी गई है, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स भी भेंट किए। कितनी? संख्या भी इनकी याद रखनी है, 4। ये हैं क्या दोस्तों? ये एक तरह के पोर्टेबल हॉस्पिटल हैं जिनको हवाई मार्ग के द्वारा संबंधित क्षेत्र में, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर सीधे उतार दिया जाता है। इनमें स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता भी विद्यमान है, ये भी याद रखना। तो ये एक तरह से पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इनका परीक्षण जो है दोस्तों कहाँ किया गया था? आगरा में, उत्तर प्रदेश के। ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और ये आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है भीष्म। भीष्म की फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, इम्पॉर्टेंट है। इन क्यूब्स को, उनमें से 2 को जो है अयोध्या में तैनात किया गया। कब? जनवरी 2024 में, जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो ये भी याद रखना, आगरा में इनका परीक्षण किया गया। और जो आरोग्य मैत्री परियोजना है वो जनवरी 2023 में मोदी जी ने लॉन्च की थी। और इसका उद्देश्य क्या? जो विकासशील देश हैं उनको आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आरोग्य मैत्री, मैत्री मतलब मित्रों को जो है एकदम निरोग बनाना है। तो मित्र कौन है भारत के? विकासशील देश। ऐसे जोड़ के याद रखना। अब बात करते हैं भारत पोलैंड की। तो अगस्त 2024 में मोदी जी ने पोलैंड की यात्रा की। इसके बाद ही यूक्रेन गए थे। यहाँ से ट्रेन पकड़ी और यूक्रेन पहुँच गए। इनसे पहले मोरारजी देसाई यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। और इसी यात्रा के दौरान वारसा, जो कि पोलैंड की राजधानी है, वहाँ पर डोबरी महाराजा स्मारक का दौरा किया और वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस स्मारक को क्यों यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? एक राजा थे जाम साहब जडेजा, नाम तो बहुत लंबा है, जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा, इतना मत याद रखिएगा। जाम साहब जडेजा के प्रति सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है ये स्मारक। ठीक है। अब ये जाम साहब जडेजा ये हैं भारत के दोस्तों, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तब इन्होंने पोलैंड के 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण दी थी। इसीलिए पोलैंड जो है इनके प्रति कृतज्ञ है और इसीलिए पोलैंड ने अपने यहाँ इनका स्मारक बनाया है। वारसा में ही एक और स्मारक बना है, कोल्हापुर स्मारक। ये दोस्तों है तो भारत का ही स्थान, लेकिन इसके नाम पे स्मारक बना है पोलैंड में। इसका संबंध भी सेकेंड वर्ल्ड वार से है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वारसा में मॉन्टे कैसीनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता की याद दिलाता है ये स्मारक। लगभग सभी का उद्देश्य वही है, सेकेंड वर्ल्ड वार और उसमें शहादत देने वाले सैनिक, उनको समर्पित हैं सारे स्मारक। इसके साथ ही मोदी जी ने जाम साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की पहल की भी घोषणा की, जिसके तहत प्रति वर्ष 20 पोलिश मतलब पोलैंड के युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के, उनका नाम भी याद रख लेना, डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के अंत में डा है और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके नाम में भी डा है, ऐसे जोड़ के याद रखना। 2024 से 28 तक जो है 5 ईयर जॉइंट एक्शन प्लान पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। तुमको मैं बता चुका हूँ कि 2024 से 28 इसको विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि लगभग जितने समझौते हुए हैं इसी अवधि के लिए हुए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? आंद्रे डूडा, ऐसे ही याद रखना, आंद्रे डूडा। इनसे भी मोदी जी ने मुलाकात की। अब भारत और मलेशिया को देख लेते हैं। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर बिन इब्राहिम, वो भारत की यात्रा पर रहे अगस्त 2024 में। मोदी जी नहीं गए, वो भारत की यात्रा पर रहे, अनवर बिन इब्राहिम। और इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उनमें से एक है भारत 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल जो है वो भेंट करेगा, मतलब उसका आवंटन करेगा किसको? मलेशिया को। तो 2 लाख ये
क्वांटिटी भी याद रखना, 2 लाख मीट्रिक टन। गैर बासमती है, बासमती नहीं, गैर बासमती। इसके साथ ही इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है भारत के द्वारा शुरू किया गया, उसमें मलेशिया ने शामिल होने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मलेशिया में जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आयुर्वेद चेयर भारत स्थापित करेगा। इसके साथ ही एक और मलेशिया का विश्वविद्यालय है, मलाया विश्वविद्यालय, वहाँ पर तिरुवल्लुवर पीठ भारत स्थापित करेगा। इनको हम अभी पढ़ चुके हैं। देखिए कितनी बार चर्चा में है ये तिरुवल्लुवर। फ्रांस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और अभी हम पीछे भी इनको पढ़े हैं। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी, दोनों के बीच डिजिटल जो सेक्टर है उसमें सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। और इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस, जो स्टार्टअप हैं उनके इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक अलायंस दोनों मिलकर स्थापित कर रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही यूपीआई जो भारत का है पेमेंट सिस्टम, उसने मलेशिया के पेमेंट सिस्टम जिसका नाम है पे नेट, अब सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि पे नेट किस देश का पेमेंट सिस्टम है, तो मलेशिया का। तो दोनों के बीच, दोनों को एकीकृत किए जाने की घोषणा की गई है। अब भारत वियतनाम को देखते हैं। भारत ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फा मिन चिन, अब तुमको जितना आसानी से याद हो जाए उतना याद कर लेना, फा चिन मिन ऐसे याद रखना। उन्होंने भारत की यात्रा की कब? अगस्त 2024 में। और इसी के साथ भारत ने उद्घाटन किया ऑनलाइन वर्चुअली किसका? आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का। कहाँ है ये पार्क? है वियतनाम में। सहयोग किसने किया बनाने में? भारत ने किया है। इसीलिए मोदी जी ने जो यहाँ के फा मिन चिन हैं उनके साथ मिलकर इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। 2024 से 28 के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए गए व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी को लेके, और इसी तरह की प्लान ऑफ एक्शन पर पोलैंड ने भी हस्ताक्षर किया है और हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। और मलेशिया ने भारत की तर्ज पर, जैसे भारत ने स्वयं को विकसित करने का लक्ष्य भारत 2047 रखा है, उसी तर्ज पर वियतनाम 2045 रखा है। तो ये 2045 तक स्वयं को विकसित करेगा और भारत का लक्ष्य है 2047। और भारत ने कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य कितना रखा है स्वयं को? 2070। रक्षा खरीद के लिए दोनों देशों के बीच $300 मिलियन का समझौता हुआ है। काहे का? ऋण सहायता देगा भारत किसको? वियतनाम को। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है, कहाँ पर? गुजरात के लोथल में, उस पर विकास और सहयोग करेगा वियतनाम। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रिया। तो मोदी जी ने जुलाई 2024 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की। इनसे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी। और ये दोनों देशों की जो राजनयिक संबंध हैं उनकी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं एजेंगडर वान, उनसे मोदी जी ने मुलाकात की। और इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया, ये भी याद रखना। तो स्टार्टअप अलायंस हम पीछे पड़े हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टार्टअप ब्रिज, इसको लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप अलायंस मलेशिया के साथ हुआ है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो मध्य यूरोपीय देश है, यहाँ पर महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं। आईया का है, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके साथ ही ओपेक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और बाकी ये गैर जरूरी हैं, इनको चाहें तो पढ़ लेना या फिर छोड़ देना। अब भारत और रूस की बात करें तो जुलाई 2024 में पुतिन के निमंत्रण पर मोदी जी घूमने गए और वहीं पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने भाग लिया। ये क्रम भी याद रखना कब था? 22वां। इससे पहले वाला नई दिल्ली में हुआ था। और दोनों नेताओं ने 2030 तक जो व्यापार है दोनों देशों के बीच उसको $100 बिलियन किए जाने का लक्ष्य रखा है। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक समुद्री गलियारा, चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक रूस का एक शहर है, दोनों को जोड़ने की बात कही गई है। दोनों की जो बंदरगाह हैं उनको आपस में संबद्ध करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही भारत और रूस और ईरान, 3 देश इम्पॉर्टेंट है, तीनों मिलकर एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि भारत और रूस के बीच और ईरान तीनों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिले। इसके लिए ये कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? 2000 में। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो 40 दिन जो समय लगता है
भारत और रूस के बीच जाने में परिवहन का जो मतलब आने जाने में जो समय लगता है वो 40 से घटकर 24 दिन रह जाएगा। जलवायु परिवर्तन, कार्टोग्राफी, मानचित्र कला और पोलर रीजन्स में R&D को बढ़ावा देने के लिए और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते किए गए। सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार जुलाई 2024 में मोदी जी को दिया गया। नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल। जितना तुमसे याद हो जाए उतना ही याद कर लेना। और यह पुरस्कार पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय नेता हैं। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोल रहा है भारत, कहाँ कहाँ? एक तो कजान में और दूसरा येकतिनबर्ग। येकतिनबर्ग दोस्तों ये वही शहर है जहाँ पर पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2030 तक दोस्तों कई लक्ष्य रखे हैं, जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा को कितनी ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया, तो 500 गीगावाट एक लक्ष्य तो यही हो गया है। इसके साथ ही टीबी मुक्त करने का लक्ष्य WHO ने कितना रखा है? 2030 रखा है। इसके साथ ही कई और लक्ष्य हैं, अभी मुझको 2 याद आ गए, तुमको बता दिए। अब भारत और ग्रीस की बात करें तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोटाकिस, तुम खाली किरियाकोस ही याद कर लो। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 9वें, क्रम भी याद रखना, 9वें रायसीना डायलॉग में एज ए चीफ गेस्ट जो है हिस्सा लिया। और ये डायलॉग भी तुम्हें याद रखना है कब आयोजित हुआ, तो 21 से 22 फरवरी के बीच आयोजित हुआ और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 21 फरवरी को, ये भी याद रखना। और इसका जो थीम है वो है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इसका आयोजन कौन करता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत का विदेश मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने भी ग्रीस की यात्रा की थी अगस्त 2023 में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनसे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने यहाँ की यात्रा की थी और इसी वर्ष जो है इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की भी यात्रा की थी, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। 25 अगस्त को राष्ट्रपति कैटरीना, ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना ने, देखिए यात्रा पे कौन है? प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति यहाँ की कौन है? कैटरीना। उन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया, ये भी याद रखना। भारत और UAE मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। 13 से 14 फरवरी को मोदी जी ने यहाँ की यात्रा की। मोदी जी की UAE की ये 7वीं यात्रा है, ये भी याद रखना। और इसके पहले मोदी जी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट कब आयोजित हुई थी, ये डेट भी याद रखना, 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के बीच, हूबहू याद कर लेना। तब भी मोदी जी ने यात्रा की थी, तब मोदी जी की 6ठी यात्रा थी और ये वाली 7वीं है। और ये जो यात्रा थी, ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है, ये UNFCCC COP28 का उच्च स्तरीय खंड था, ये भी याद रखना। और कई समझौते हुए हैं, उनमें से देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर समझौता हुआ है जो कि लोथल में निर्माणाधीन है। और इसी के विकास को लेकर किसके साथ समझौता हुआ? वियतनाम के साथ। इसके साथ ही जो पेमेंट सिस्टम है भारत का UPI, और जो UAE का पेमेंट सिस्टम है, नाम है उसका आनी, ठीक है, दोनों के बीच समझौता हुआ है। और अभी हम पहले पढ़ चुके हैं मलेशिया का पेनेट, उसके साथ भी समझौता हुआ है, ये भी याद रखना। इसके साथ ही श्रीलंका, मॉरिशस में भी भारत ने अपना UPI लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही जो भारत का डेबिट कार्ड है रुपे, और जो UAE का डेबिट कार्ड है जयवान, दोनों को संबद्ध करने के लिए भी समझौता हुआ है। ऐलान मोदी क्या है? इम्पोर्टेंट है। जैसे पिछली बार हाउडी मोदी हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर ऐलान मोदी का आयोजन 13 फरवरी को कहाँ किया गया? जायद स्पोर्ट स्टेडियम में। स्टेडियम का नाम भी याद रखना। जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने मोदी जी के सम्मान में ऐलान मोदी नामक कार्यक्रम आयोजित किया, कहाँ? जायद स्टेडियम में। मोदी कार्यक्रम में मोदी जी ने दुबई में CBSE की एक क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ शीघ्र किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही वहाँ के जो प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हैं मोहम्मद बिन राशिद मखतूम, उन्होंने भारत मार्ट का शिलान्यास किया। भारत मार्ट क्या है? एक मार्केट प्लेस है। और UAE में राष्ट्रपति जो वहाँ के, क्या नाम है उनका? जायद अल नहयान, वो जनवरी 2024 के बीच भारत की यात्रा पर रहे और उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा गांधी, अब गांधीनगर भी है और महात्मा गांधी नामक एक मंदिर है, वहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, उसमें भाग लिया। तो ये डेट भी याद रखना, 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करें, इसका आयोजन
12 से 14 फरवरी 2024 के बीच दुबई में किया गया। इसकी थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, और इसमें तुर्की, भारत और कतर जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी तुमको याद रखनी है और मोदी जी की यात्रा भी। या फिर पूछ लिया जाए इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। थीम भी अच्छे से याद रख लेना। फिर बात करते हैं बाप्स की। एक हिंदू मंदिर है, कहाँ स्थापित किया गया? अबू धाबी में। कब? जब लोग भारत में वैलेंटाइंस डे मनाते हैं तब मोदी जी वहाँ पर एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, मंदिरों का बाप्स मंदिर, ठीक है, अबू धाबी में 14 फरवरी को। इसका निर्माण किसने किया है? तो बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण एक संस्था है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बाप्स, उसने इसका निर्माण किया है और ये भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है मंदिर। और ये जो स्वामी नारायण हैं, इन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना जो है स्वामी नारायण ने कहाँ? गुजरात में की थी, ये भी याद रखना। और स्वामी नारायण के बचपन का नाम घनश्याम था और इनका जन्म छपिया नामक गांव में हुआ था। भारत फ्रांस की बात करें तो इमैनुअल मैक्रों जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो जनवरी 2024 25 से 26 जनवरी 2024 के बीच भारत की यात्रा पर रहे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? जयपुर और राजस्थान, मतलब जयपुर राजस्थान से की। इस दौरान उन्होंने जयपुर में कई चीज़ों का दौरा किया, उसमें से एक है आमेर का किला, याद कर लेना, जंतर मंतर और हवा महल। इसके साथ ही 26 जनवरी को जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें ये एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए, ये भी याद रखना। और गणतंत्र दिवस का क्रम भी याद रखना। यह छठा अवसर है जब कोई फ्रांस का प्रतिनिधि जो है या नेता हमारे गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ। सबसे पहले नेता कौन थे? जैक्स शिराक, याद रखना, या फिर तुम ऐसे याद रख लेना जैकी श्रॉफ। सर्वाधिक 6 बार अगर किसी देश के नेता हमारे गणतंत्र दिवस में शामिल हुए हैं तो वो देश है फ्रांस। 2026 में भारत फ्रांस नवप्रवर्तन वर्ष, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, दोनों ने मिलकर घोषित किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 को। और एफिल टावर में भारत के यूपीआई को फ्रांस में लॉन्च किया गया, ये भी याद रखना। फिर है यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस यूरोप का पहला देश है और दुनिया का पहला ऐसा देश है फ्रांस जिसने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना की घोषणा की। तुमको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके संस्थापक देशों में मुख्य देश कौन से हैं? एक तो फ्रांस है और दूसरा इंडिया। तो दोनों ने मिलकर सेनेगल, अब सेनेगल कहाँ है? सेनेगल है अफ्रीका में, वहाँ पर सोलर अकेडमी की स्थापना कर रहे हैं। इसके साथ ही मॉर्सेय कहाँ है? फ्रांस में, वहाँ पर भारत का दूतावास और भारत के हैदराबाद में फ्रांस का दूतावास जिसका नाम है ब्यूरो डी फ्रांस, उसकी स्थापना की घोषणा की गई। और 5 वर्ष के लिए जो भारतीय छात्र हैं उनको शेंगेन वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की गई, ये भी याद रखना। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, H-125 ये एक हेलीकॉप्टर है। इसकी एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टसल जो कि टाटा की कंपनी है और एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है, दोनों के बीच समझौता हुआ है। यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, मतलब फाइनली जो हेलीकॉप्टर असेंबल होगा वो इसी असेंबली लाइन में होगा। इससे पहले बड़ोदरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पर C-295 जो सैन्य विमान था उसकी विनिर्माण सुविधा भी स्थापित की गई, ये भी याद रखना। और इसमें भी टाटा ने सहयोग किया। H-125 एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है, ठीक है। H-125 चूँकि इसमें एकल इंजन है इसलिए हल्का होगा तो ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ान भरेगा और आसानी से जो है उतर भी सकेगा, इसीलिए ये एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो अब तक एवरेस्ट पर उतर पाया है। भारत ओमान की बात करें तो हैतम बिन तारिक यहाँ के जो सुल्तान हैं उन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की यात्रा की थी और ओमान उन 9 देशों में से एक है जो G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो कितने देश शामिल हुए थे? 9, उनमें से एक था ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट, ये भी तुम्हें याद कर लेना। और इसी समय यात्रा के दौरान ही भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट पर दोनों के लोकगीत, लोक नृत्यों को दर्शाया गया है। दोनों के लोक नृत्य तुमको याद कर लेने हैं, डांडिया और अल रजा। अल रजा कहाँ का है? ओमान का। और डांडिया कहाँ का है? भारत का, और भारत में भी गुजरात का।
और डाक टिकट पर जो बैकग्राउंड है उसमें कौन बना है, क्या बना है, तो हवा महल जयपुर का और निजवा किला ये ओमान का है। तो विशेष रूप से याद रखना निजवा किला कहाँ है, ओमान में। और हवा महल तो तुम जान ही रहे होगे। भारत और तंजानिया की बात करें तो यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, वो अक्टूबर 2023 में भारत की यात्रा पर रहीं। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और उनकी पहली भारत यात्रा थी। इस दौरान रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोडमैप पर सहमति बनी 2023 से 27 के लिए। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए गए, ये अवधि भी याद रखना। और जो सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, हरियाणा के फरीदाबाद में, उस मेले में तंजानिया भागीदार देश रहा है, ये भी याद रखना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा भी तंजानिया ने की। इसके साथ ही जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसमें भी शामिल होने की घोषणा तंजानिया ने की। तो 2 अलायंस में शामिल हो रहा है, एक बिग कैट अलायंस और एक है बायोफ्यूल अलायंस। कौन, तंजानिया। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है उसने जो सामिया सुलूहु हसन है उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो भारत का IIT मद्रास है उसने तंजानिया के जंजीबार में अपना परिसर खोला है, ये भी तुम अच्छे से याद कर लेना। तो ये एक हमने बड़ा सेक्शन कंप्लीट किया। अब जो बचा हुआ है उसमें सूचकांक वगैरह हैं, उनको मैं हैंड रिटन उपलब्ध करा दूंगा। चूँकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं था इसलिए आपको सीधे बुक से दे दिया। अब आगे वाला जो सेक्शन रहेगा वो हैंड रिटन रहेगा। तो अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन करते रहिए और पेपर की चिंता मत कीजिए, पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।